Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we start the business second chapter, forms of the business organization, and for class 11th, and it is our fifth part of this chapter. In this video we understand about the formation of partnership firm. तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है हम उसके बारे में समझेंगे. तो सबसे देखते हैं डिटेल्स एग्जैक्टली द पार्टनरशिप फॉर्म. A partnership firm is formed when two or more persons enter into an agreement to form the partnership firm. तो जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि when two or more persons are agreed to share the profit and loss and act as an individual or the everyone in the participate the active role of the business organization, that is known as a partnership. Again, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीड होते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं और उसमें काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस तरह की होती है, पार्टनरशिप फर्म के रूप में होती है. तो यहाँ पे अगर देखें तो फॉर्मेशन की जब बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म इज द फॉर्मेट व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू द एन एग्रीमेंट. जब दो या दो से अधिक लोग एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, दैट्स फॉर्म इज द पार्टनरशिप फर्म. वो कैसा होता है फॉर्म, पार्टनरशिप फर्म होता है. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल, और ये जो एग्रीमेंट होता है वो कैसा हो सकता है, ओरल हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. ये याद रखेंगे, कैसा, ओरल और रिटन, ओरल और रिटन, टू अवॉइड द डिस्प्यूट. अभी ये होता क्यों है ऐसा, जैसे अगर मान लीजिए हम ओरल में कर लेते हैं तो ओरल में एक प्रॉब्लम आती है कि फ्यूचर में कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्कशन आ जाता है ऐसा, जिससे पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, अपनी बातों पे वो नहीं रहता है, कहीं कुछ और करना शुरू करते. वो कहता नहीं मैंने सैलरी चाहिए, और जबकि सैलरी की बात नहीं होती, कोई कहता कमीशन चाहिए जो कि कमीशन की बात नहीं होती. तो ये एक डिस्प्यूट होता है. कहता है टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर इट इज ऑलवेज डिजर्व, it is always advisable to have the written agreement. ये किसी भी तरीके के फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि किसके साथ क्या डील करना है. एंड आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म कम टू इनटू द एग्जिस्टेंस. अब ये एग्रीमेंट जो किसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं, एग्जैक्टली आगे बताऊंगा इसमें. इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद पार्टनरशिप क्या होती है, फॉर्मेशन में आ जाती है, यानी पार्टनरशिप अब शुरू हो जाती है. कहता है इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड. कहता है ये जरूरी नहीं है. देखिए अगर हम बात करें बाकी फर्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो काम करती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो लाइसेंसिंग पॉलिसीज को फॉलो करती है, कहीं ना कहीं कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करती है. लेकिन यहाँ पे क्या है देखें, तो लीगल प्रोसीजर होता है यहाँ पे भी, जहाँ पे कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे होता है. लेकिन रजिस्ट्रेशन की बात करें दैट्स नॉट कंपल्सरी, बट द पार्टनर ऑफ द फर्म प्रीफर टू गेट the firm registered because the registered firm get the some benefits which unregistered firm do not get. अब कहता है कि फर्म को क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को नॉर्मली क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए. कराने का क्या फायदा होता है कि कुछ गवर्नमेंट की तरह से कुछ इनको बेनिफिट्स देते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. लेकिन किसको, जिसका केवल रजिस्ट्रेशन होता है, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते. इज दैट क्लियर. आगे की अगर बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से ये प्रोसीजर आगे मूव करता है. तो यहां पे आता है कि इस प्रोसीजर को क्लियरिफाई करने के लिए हमें जो फॉर्मेशन में लाना पड़ता है वो होता है हमारा पार्टनरशिप डीड. ये होता है पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड की जब बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये होता क्या है, पार्टनरशिप डीड अ डॉक्यूमेंट. ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड. कहता है कि ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनर्स के होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो होते हैं, लिखे जाते हैं. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप deed. Again, the documents contain the terms and condition of the partnership
एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, यानी कि एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। और इट इज अ स्टैम्प्ड पेपर, ये कहां पे होता है, एक स्टैम्प पेपर लीगल पेपर पे होता है, ऑन विच द रेगुलर रूल्स, रेगुलेशंस and the terms and conditions of the partnership firm is written. As we know that the partnership is the mutual cooperation between the members. They are agreed to share their profits and loss. अभी यहां पे क्या होता है कि अगर वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इंडिविजुअली अगर देखें तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं लोगों के बीच में, उन लोगों के जो आइडियाज होते हैं मैच नहीं करते तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है तो करते क्या है, वो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं वो होती है डीड। तो डीड रहेगी यानी पार्टनरशिप डीड रहेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डील किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये एक पेपर पे होता है, लीगल पेपर होता है डॉक्यूमेंट्स के रूप में, और इसमें क्या होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस जो भी है, कंडीशन जो भी होते हैं पार्टनरशिप के, उनको इस पे राइट ऑफ किया जाता है, जो भी कंडीशन वो फॉलो करना चाहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज को पार्टनरशिप फर्म में वो क्या रोल प्ले करेगा उसको भी राइट ऑफ किया जाता है। अब कॉमन कंटेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप के, तो कॉमन कंटेंट की बात करें तो इसमें आता है नेम ऑफ द फर्म, पहला जो कंटेंट होता है फर्म का नेम होता है, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होना चाहिए। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, भाई कौन पार्टनर है, क्या करता है, कैसे रहता है, कहां से है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, इसमें राइट ऑफ होना चाहिए, और उसका एड्रेस किस जगह से बिलोंग करता है वो। नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म विल कैरी ऑन, किस तरीके के बिजनेस को, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपने क्या किया, एक बड़ी सी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या अकाउंटेंसी की कंपनी खोल ली, या आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आपने क्या किया, बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स खोल ली, तो क्या बना रहे, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, किड्स के लिए बना रहे हैं, फूड से रिगार्डिंग है, कंजप्शन से रिगार्डिंग है, लग्जरियस से रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग है, आपको उस पर क्लियरिफाई करना होगा कि जो प्रोडक्ट नेचर है बिजनेस का वो कैसा है। द प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां से बिजनेस को ऑपरेट करता है, यानी एड्रेस ऑफ द ऑफिस, ठीक है। अब दो चीजें आपने देखा, कॉर्पोरेट ऑफिस होता है और एक होता है आपका रेजिडेंशियल ऑफिस। तो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है जहां से बिजनेस को डील किया जाता है, और रेजिडेंशियल ऑफिस वो होता है जहां पे बिजनेस वर्क, मतलब जहां पे फैक्ट्री वगैरह रहते हैं, जहां पे लोग जो कहते हैं प्रोडक्शन वर्क करने का काम करते हैं। कभी कभी ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं। फिर कहता है प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहां से बिजनेस कहां से किया जाता है, उसका ऑफिस कहां पे है, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर, कौन कितना पैसा लगा रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है बिजनेस के फॉर्मेशन में, उसको हम इसमें राइट ऑफ करते हैं, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी लिखने का काम किया जाता है। एंड 6 पॉइंट की अगर बात करें द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इनका रेशियो क्या होगा, 1:1, यानी इक्वल होगा या डिफर होगा, जैसा भी होगा उसको इसमें राइट ऑफ करने का काम किया जाता है, यानी बता दिया जाता है कि भैया पार्टनर आपके हिस्से में इतना इतना मिलेगा, या तो किस अकॉर्डिंग मिलेगा वो क्लियरिफाई होता है। कहता है द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो पार्टनर है उनका राइट्स क्या, उनको राइट्स क्या दिए गए, उनकी ड्यूटीज क्या है, और बिजनेस मैनेजमेंट में उनका रोल क्या है, एग्जैक्टली कहने का सेंस ये है कि वो करते क्या है, वो सारी चीजों को इस पर राइट ऑफ किया जाता है। फिर टर्म्स ऑफ मोड ऑफ द मेंटेनेंस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेंटेनेंस कैसा होगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई दे रहा है या आप पे कर रहे हैं, फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को, तो वो क्या रेट उसका क्या होगा। फिर कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट paid to be partner by the drawing of withdrawing, अगर पार्टनर कोई ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग थोड़ा सा ये अकाउंटिंग टर्म्स है लेकिन समझ लीजिए होता क्या है, ड्राइंग का सेंस क्या होता है, दैट अमाउंट ऑफ द गुड्स विच इज विड्रॉल, निकाल दिया जाता है, या पर्सनली जो ऑनर होता है ना अपनी यूज के लिए इसको विड्रॉल कर लेता है। जैसे आपने क्या किया, अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस में से क्या किया, आपका जो बिजनेस है जहां पे आपका अमाउंट रखा था उसमें से 100 रुपये आपने निकाल लिए खुद के इस्तेमाल के लिए, तो जो 100 रुपया खुद के पर्सनल यूज के लिए आपने निकाला है, ऑनर क्या करता है इसको पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो वो क्या होता है, वो अमाउंट भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि इसका पेमेंट तो मिलना है नहीं जब वो पर्सन अपनी कंपनी से खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये एक्सपेंसेस के रूप में अगर वो निकाल रहा है तो भी ये दोनों चीजें कौन निकाल सकता? ये देखिए याद रखेंगे, ड्राइंग जो होता है वो केवल ऑनर ही कर सकता है जो मालिक हो। तो यहां पे तो मेंबर्स क्या ही होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। जब 2 से ज्यादा तो सब क्या है, मालिक ही है बिजनेस के, तो उनके पास ड्राइंग होती है। तो सब ड्राइंग मनमानी ना करें, इस वजह से क्या होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया जाता है कि उस पर क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ये क्लियरिफाई किया जाता है। 11th की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ द सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स, पार्टनर को कितना अमाउंट सैलरी के रूप में दिया जाएगा, इसको क्लियरिफाई किया जाता है। फिर कहता है प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, उन बदलाव की बात करता है, उन चेंजेस की बात करता है किसके रिगार्डिंग होते हैं, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट। अगर पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायरमेंट में है, छोड़ रहा है बिजनेस को या बिजनेस बंद हो रही है, तो उस सिचुएशन में उनका जो अकाउंटिंग सेटलमेंट है वो कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी किसमें, पार्टनरशिप डीड में होती है। और मेथड ऑफ द सॉल्विंग ऑफ द डिस्प्यूट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे मेंबर्स के बीच में। एंड लास्ट अगर देखें, वेदर द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स, जो पार्टनर लोन देता है उस पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में दी जाती है। यानी कि ओवरऑल देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टनर्स के बीच में आने वाले डिस्प्यूट होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर देखें रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू itself registered, but then also the partner prefer to get the firm registered because an unregistered firm suffer from the following serious problem। अब कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स को, ऐसे फर्म जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उन फर्म्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या, फिर कहता है कंसिक्वेंट द नॉन रजिस्ट्रेशन, उन फर्म की बात कर रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। कहता अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। मतलब ये कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो अनरजिस्टर्ड पार्टनर हैं, यानी कि वो पार्टनर जो फर्म में, मतलब सॉरी, वो फर्म जो अनरजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका जो मेंबर है वो क्या नहीं कर सकता, वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। यानी उसमें वो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसा आपको करना चाहिए, या मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में से आपसे ये सारी चीजें जो क्लेम है मैं उसको क्लियरिफाई कराऊंगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द एनी पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। पहली चीज तो वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स के भी ऊपर भी वो केस फाइल नहीं कर सकता। आफ्टर दैट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो कहता एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। क्या है, फर्म जो है वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकती, किसी तरीके का केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब थर्ड पार्टी को, मान लीजिए कोई तीसरा बंदा है जहां से वो उसका सप्लायर है, मान लीजिए उसकी सप्लाई के साथ वो मतलब डीलिंग अच्छा नहीं कर रहा है और इनका पेमेंट लेके बैठ गया, फर्म का पेमेंट है वो कह रहा नहीं दूंगा, तो अभी ये उसके साथ ओरली जो डील कर सकती है कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें लीगली तो इसके पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं होगा और ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड न होने की सिचुएशन में क्या है कि इसका जो कंडीशन होता है कि वो थर्ड पार्टीज या आउटसाइडर के साथ कोई अगर इशू जाता है तो उसको रिसॉल्व ये नहीं कर पाता, उस क्लेम को क्लियरिफाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द एनी पार्टनर्स। फर्म भी क्या नहीं कर सकती, किसी दूसरे पार्टनर, यहां कह रहा पार्टनर फर्म के अगेंस्ट नहीं कर सकता, ठीक उसी का अपोजिट फर्म भी पार्टनर्स के अगेंस्ट किसी तरीके का केस फाइल नहीं कर सकती। अब अगर आगे बात करते हैं द प्रोसीजर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो प्रोसीजर्स रजिस्ट्रेशन का पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है। अ पार्टनरशिप फर्म
कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, ये कभी भी इसको रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, यानी कि स्टार्ट होने के 2 साल बाद भी आप कराना चाहें तो इसको रजिस्टर करा सकते हैं। फिर ये भी कहता है टू दैट इज एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन और लेटर ऑन द वेदर द पार्टनर डिजायर टू गेट द रजिस्ट्रेशन। मतलब पार्टनरशिप जब पार्टनर चाहें शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन पहले करा लें फिर शुरू करें, ठीक है, वो शुरू करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जब उनको लगता है कि अब रजिस्टर्ड कराना चाहिए। देन आफ्टर टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर हैव टू अप्लाई द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब। अब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए पार्टनर को क्या करना होगा, रजिस्ट्रार के पास जाना होगा कुछ प्रिस्क्रिप्शंस के साथ। अब वो क्या है, अगर देखें तो कहता फॉर above along with the registration fee। अब इसमें क्या होता है, फॉर्म जो होगा वो along with the registration fee होगा, registration fees पेड करने पड़ेंगे, along with the application following information must be applied, ठीक है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन, पहले द नेम ऑफ द फॉर्म होना चाहिए, भाई फर्म किस नाम से है, फिर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस फॉर्म, एग्जैक्टली उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है उसके बारे में बात करता है। देन आफ्टर वी शुड, अगर बात करें तो द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फॉर्म विल कैरी ऑन द बिजनेस, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस और उसका रेजिडेंशियल ऑफिस या फिर उसके ब्रांचेस, उसकी बात करता है। देन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, किस डेट को पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ उसका, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म किस डेट से स्टार्ट हुई। देन द नेम्स एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के नेम और उनके परमानेंट एड्रेस, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। एंड ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म्स, और फॉर्म की ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन की सिचुएशन की बात करें तो ये एट विल होती है, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। वो कहते हैं एक वेंचर सिचुएशन में भी आती है, जिससे अगर मान लीजिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक जब एज देखिए पहली चीज तो ये एट विश की जब बात करेंगे तो पार्टनर जब तक चाहेंगे पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकेंगे। दूसरी चीज एट विल के बाद अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो जैसे ही एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड ओवर होता है पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और किसी ऑब्जेक्टिव को फोकस करके भी पार्टनरशिप, मान लीजिए 2 मेंबर है या 2 फ्रेंड है ए एंड बी, ये दोनों सेम बिजनेस में वर्क करते हैं और कहीं भी कंडीशन ऐसी आई कि ये दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसको ये दोनों मिलके करेंगे। दोनों सेम बिजनेस में आने की वजह से क्या इनका इन्वेस्टमेंट तो पार्टनरशिप में आ जाता है, यानी दोनों मिलके करते हैं, पार्टनर हो जाते हैं, और जैसे ही ये काम खत्म हो जाता है इनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे आगे अगर देखें, द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर, जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है वो सारे पार्टनर्स इस पे साइन करेंगे। फिर ये भी कहता है द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव साइट्स फॉर्मेशन एंड इट इफ satisfied then authenticity of the information he will issue the certificate। अगर क्या है कि सारे के सारे पार्टनर्स उस एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद अगर मेंबर क्या होते हैं, जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई होता है, तो सेटिस्फाई होने के बाद वो क्या करेगा, उसको सर्टिफिकेट इशू कर देता है। इसके बाद अगर बात करें अब एक केस स्टडी ले लेते हैं। यहां पे ए बी एंड सी पार्टनर है और वो क्या करते हैं, ऑटो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं एक फर्म में, एंड देयर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, उनका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द फर्म बी डिसाइड टू यूज द लो क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अब क्या हुआ, फर्म में अर्निंग होनी शुरू हो गई, अच्छा पैसा हो, तो बी ने डिसाइड किया कि क्या करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को लो कर दिया जाए विदाउट नॉलेज ऑफ ए एंड सी। मतलब ए और सी को उसने बताया नहीं और उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको लो करने की बात कर रहा है। एज अ रिजल्ट द मेनी एक्सीडेंट्स वर द रिपोर्टेड। अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अब रिजल्ट जो आया क्या हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए और बाय द कंज्यूमर्स एंड द केसेस हैज बीन द फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म। अब केस भी क्या किया, फर्म के अगेंस्ट फाइल कर दिया गया। पहली चीज क्या हुआ, लो क्वालिटी की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा हुए, केसेस ज्यादा आए, कंज्यूमर ने क्या किया, उसके कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब यहां पे पहली चीज कहता है इस
this is this the wrong to act B is a building and on binding on A and C। भाई B का जो काम था उसकी वजह से A और C बाइंडिंग ऑफ हो गए, यानी कि वो भी उसके साथ जुड़ गए। तो क्या ये गलत है? तो हाँ भाई ये गलत है। देयर रॉन्ग एक्ट ऑफ B, जो B ने किया वो गलत है। इज बिल्डिंग ऑफ A एंड C, ये A और C को क्या करता है? बिल्ड करने का काम करता है, बाइंडिंग करने का काम करता है, यानी कि दोनों को एग्रीमेंट में होने की वजह से वो दोनों क्या होते हैं? मजबूर होते हैं इस चीज को फेस करने। दूसरा कह रहा है स्टेट द फीचर्स ऑफ द रिलेटेड टू दिस। अब क्या होगा? कहता है म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पार्टनरशिप जो होती है वो म्यूचुअल एजेंसी का ही पार्ट होती है। ठीक है, जब तक सारे के सारे लोग मिलके काम नहीं करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन में ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। अब कहता है कैन कंज्यूमर फाइल केस ऑन द अनरजिस्टर्ड फर्म, ऐसा कर सकते क्या? कहता है यस द आउटसाइडर कैन फाइल केस ऑन द अनरजिस्टर्ड फर्म। हमने जो अभी पढ़ा उसमें इनसाइडर्स थे, पार्टनर्स थे, वो फाइल नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं करेंगे, ना ही फर्म पार्टनर्स को फर्म और पार्टनर फर्म के ऊपर, और ना ही ये किसी आउटसाइडर, लेकिन आउटसाइडर इनके ऊपर केस कर सकता है। फिर यह कहता है कैन ए एंड सी फाइल अ केस ऑन बी। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमने कहा कि पार्टनर पार्टनर के ऊपर नहीं कर सकता, पार्टनर फर्म के ऊपर नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर के ऊपर नहीं कर सकती, लेकिन यहां पे कह रहा है कि कैन ए और सी जो हैं वो बी के ऊपर केस फाइल करेंगे। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू फाइल द केस ऑन बी। दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो यहां एक्स वाई जेड है, हैव अ म्यूचुअल डिसाइडेड टू सेट अप द स्मॉल फैक्ट्री इन द रूरल एरिया। ये एक पार्टनर है ए बी सॉरी एक्स वाई जेड, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो रूरल एरिया में क्या करेंगे? स्मॉल फैक्ट्री को डिसाइड करेंगे। दे डिसाइड हाइड द एसोसिएशन ऑफ एक्स विद द फैक्ट्री ऑफ आउटसाइडर्स एंड वाई विल नॉट टेक अ पार्ट इन अ डे टू डे एक्टिविटीज। अब यहां पे क्या हुआ कि लोगों ने डिसाइड किया कि एक्स इसमें एसोसिएशन का पार्ट के रूप में हाइड है, यानी एग्जैक्टली क्लियर नहीं रहेगा कि एक्स है कि नहीं है, मतलब एक्स इज अ पार्टनर बट ही इज नॉट इंडिकेटिंग एज अ पार्टनर। देन आफ्टर कहता है वाई क्या करेंगे? एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है मेंबर्स की वो उसमें रोल प्ले नहीं करेंगे। और ये भी कहता है हाउएवर द जेड विल टेक द एक्टिव पार्ट। अब जेड क्या करेंगे? एक्टिव रोल, एक्टिव पार्टनर की तरह ये वर्क करेंगे इन द ऑल द एक्टिविटीज। Whenever they have a problem in getting the credit and the financial help, they are use the name of the friends of the P on his consent। अब ये क्या करेगा? कह रहा है कि अगर उस फर्म में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेंगे? जो फ्रेंड उनका P है उसके नाम का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी X और Y के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टनर है लेकिन हाइडली है, और लेकिन जो P होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहां पे क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की बात करें तो एक्स जो होगा वो सीक्रेट पार्टनर होगा। सीक्रेट पार्टनर क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या किया है? अपने आप को पार्टनरशिप में हाइडली रखा हुआ है। वाई जो होगा वो काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बस नाम दे रखा है उसने कि हाँ ये मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, यानी कि वो किस तरह का स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा। जेड एक्टिव पार्टनर है क्योंकि वो काम कर रहा है पूरी तरीके से। और हम जब बात करेंगे किसकी? पी की, तो पी होंगे नॉमिनल पार्टनर, वो डिनाई तो नहीं करेंगे लेकिन वहां पे क्या करते हैं? एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो नॉमिनल पार्टनर होते हैं। यहां पे थोड़ा डिफरेंसेस देख लिया जाए। पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप पे तो गवर्निंग की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? गवर्न बाई की बात करें तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, और यहां पे कोई भी सेपरेट लॉज अप्लीकेबल नहीं होता, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लॉ नहीं है। नंबर्स की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 ऑर्डिनरी केस में, और बैंकिंग की सिचुएशन की बात करें तो 10 मेंबर्स होते हैं, जबकि यहां पे क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है तो केवल एक ही मेंबर होता है, 1 पर्सन। बेसिक फॉर्मेशन की अगर बात करें, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जिससे हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं, यहां कोई एग्रीमेंट नहीं होता, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट यानी रिस्क की बात करें तो ये ज्वाइंटली यानी कि सारे के सारे पार्टनर रिस्क को वियर करने का काम करते हैं। यहां केवल प्रोप्राइटर ही वो व्यक्ति होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर होता है केवल वो व्यक्ति ऐसा होता है जो सारे के सारे रिस्क को वियर करने का काम करेगा। फिफ्थ पॉइंट का फाइनेंस की बात करें तो यहां पे फाइनेंशियल सिचुएशन लाज होती है, क्योंकि सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप।
तो यहाँ पे अगर देखें तो सोल प्रोप्राइटर फाइनेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट केवल एक ही बंदा करता है। 6 पॉइंट की बात करें डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे डिसीजन जो होता है सारे पार्टनर्स मिलकर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो एक पार्टनर अकेले लेता है, सोल प्रोप्राइटर। डिसीजन सारे पार्टनर लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे डिले होता है कई बार डिसीजन, लेकिन यहाँ पे यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में डिले होने के चांसेस नहीं होता, क्योंकि जो भी डिसीजन होता है वो एक ही बंदा लेता है, तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो ये यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट को सोल प्रोप्राइटर ही बियर करने का काम करता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो सोल प्रोप्राइटर लेता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.